ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। मेरे साथ राहुल सर, अजीत सर भी मौजूद हैं। लेकिन हम शुरुआत करें एक बार फिर से ईरान के जंग के साथ, क्योंकि ईरान के जंग के बीच भारतीयों के लिए एक राहत की खबर आई है। भारतीयों की जंग की वजह से जो तेल की किल्लत का डर सता रहा था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि भारत में तेल की किल्लत नहीं होगी। भारत को रूस से तेल खरीदने की स्पेशल छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरी को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल की शिपमेंट खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। अब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रहे, इसके लिए भारतीय कंपनियों को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दी जा रही है। स्कॉट बेसेंट ने इस अल्पकालिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उन तेल लेन देन की अनुमति देता है जो पहले से ही समुद्र में फंसे हुए इनके टैंकर्स हैं। Today, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low. अब भारत के लिए एक और राहत की खबर है। भारत को रूस से तो तेल खरीदने की स्पेशल छूट मिल गई है, साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी भारत के ऑयल टैंकर्स गुजरने की छूट मिली है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने हॉर्मुज स्टेट को सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए बंद किया है और उन देशों के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाएगा। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी यहां से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते रोजाना लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आयाता है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा था और कहा था कि इससे भारत में एलपीजी और एलएनजी की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के कच्चे तेल का 40% हिस्सा इसी रूट से आता है। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भारत के लिए बंद नहीं किया गया है, यह सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के लिए बंद है। यानी भारत में अब तेल की किल्लत नहीं होने वाली है। पहले कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भारत के लिए खुल जाना, दूसरी रूस से तेल खरीदने की अनुमति का मिल जाना, ये दोनों ही भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। अब जरा मैप में भी आप देख लीजिए किस तरह से कितना तेल हमें मिलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। आप देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसको कितना तेल जाता है। भारत का 15% जो तेल है यहीं से आता है, और पूरी दुनिया की बात की जाए तो करीब 38% है। यूरोप को 3% जाता है, जापान को 11%, दक्षिण कोरिया को 12% और बाकी एरिया में 14%। यानी कि दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, इन इलाकों में भी तेल यहां से गुजर पाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर होने जा रहा है जो पश्चिमी देशों के लिए यहां से तेल गुजरता है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा इलाका है, संकरा सा एक इलाका है समुंदर का, और इसमें भी पानी ज्यादा उथला होने की वजह से आसपास यहां पर छोटे छोटे कुछ जो आइलैंड्स हम कहते हैं मौजूद है। इस वजह से बहुत ही एक छोटा सा रास्ता ही बचता है जहां से ये तेल टैंकर्स निकलते हैं, और इसी के ऊपर लगातार हमले भी कर रहा था, ईरान की ओर से हमले किए जा रहे थे। राहुल सर, हम जरा तेल को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि तेल का जो जिक्र हो ही रहा है, हॉर्मुज स्टेट पर आगे जाएंगे कि उसकी क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। भारत को जो अब तेल मिलने की बात हो रही है, जो छूट मिली है, अब रूस भी इसमें हो गया शामिल, और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। रूस के साथ अगर हम बात करते हैं तो क्या अमेरिका को यह लगता है कि अगर तेल भारत आएगा तो रिफाइन होगा, उसके बाद पूरी दुनिया में बेचा जाएगा, इस वजह से छूट मिली है, या हमसे ज्यादा कुछ ज्यादा प्यार हो गया है? हमसे ज़्यादा प्यार तो नहीं है अमेरिका का। हाँ, थोड़ा सा देखिए, ये जो बयान है अमेरिका की तरफ से, भारत के लिए तो अच्छा है कि भारत को तेल जो है वहाँ भारत में आएगा और भारत को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तो इस तरह का बयान जो भी तो करते हैं तेल, हाँ, इस तरह वो रिफाइन करके करते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ये बात करता है, वो ऐसा लगता है कि दुनिया का दादा है और बता रहा है कि तुम तेल कहाँ से खरीदो। तो थोड़ा सा बयान वैसा भी है। और लेकिन हाँ, ठीक है, इस वक्त भारत की ज़रूरत है कि उसके यहाँ तेल जो है उसकी कमी ना हो। और दूसरा, भारत एक यूनिक पोजीशन में भी है। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें ऑयल और गैस जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए आता है वेरियस देशों से, जैसे रशिया से यूरोप में जाता है, बाकी सब जगह होता है। भारत का सारा जो तेल है वो टैंकर्स के ज़रिए आता है, मतलब बड़े समुद्र के रास्ते से आता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ से भी भारत का तेल आता है वो सारे सी रूट्स जो हैं भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है जहाँ से भारत को बहुत सारा तेल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी, और वहाँ पे गैस भी वहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
और जैसे अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि विश्व में इस तरह की जो है तेल की परिस्थिति बन जाए कि लोगों के पास तेल या गैस नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो इसमें एक बड़ा बयान रूस का भी है कि वो हो सकता है जो यूरोप है उसके लिए गैस की सप्लाई बंद कर दे। तो ये इस वक्त जो विश्व में चल रहा है वो बहुत ही मतलब इस तरह का है कि अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को बचा के रखो। आपने अच्छी बात बोली है। तो जी सर, हमने अपने आप को बचा के रखा हुआ है इस हालात में? नहीं, क्योंकि हमने तो एक ऐसी पोजीशन ली, मतलब मिडिल ऑफ द रोड वाली पोजीशन ली, जो बहुत मुश्किल होता है लेना। बहुत मुश्किल था, और इसमें उसके लिए हमको मतलब हम लोग को आलोचना भी भारत को झेलनी पड़ी है, और वो कई बार डिप्लोमेसी के लिहाज से ठीक नहीं होता है कि आप कोई ना कोई एक पक्ष चुनना होता है। हम लोगों ने नहीं चुना, तो खैर अब सबके लिए या यूं कहें कि हमने शांति का पक्ष चुना। नहीं, वो भी उस समय शांति कैसे बहाल होगी वो तो एक पक्ष होता ही है ना, चुपचाप बैठ जाने से तो शांति बहाल नहीं होती है। तो खैर ये हम लोग अभी एक इसमें 2-3 बातें हैं अमित जी। ये क्या है कि जैसे पहले जर्मनी के लिए अमेरिका ने जर्मनी को पहले उसने कहा जर्मनी में बहुत बड़ा संकट होने जा रहा था तेल का और गैस का, इन तमाम चीज़ों का, तो रूस से वो खरीदे, इसके लिए उसको एक विंडो दिया कि आप रूस से खरीद सकते हैं उसको। वहाँ रोजनेफ्ट और जो दूसरी एक बड़ी कंपनी है उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, तो इसलिए तेल खरीदने में मुश्किल आई रही थी। अब उसने जर्मनी को छूट दी तो फिर वो धीरे धीरे भारत पर भी वो छूट आई और तमाम लोगों को एक तो वो छूट मिल गई। हमारे लिए सबसे बड़ी राहत ये होर्मुज की खाड़ी का खुलना है, क्योंकि यहाँ से कच्चा तेल तो आता है हमारा 40%, दुनिया का 20%, भारत का 40%, लेकिन LPG हमारी 80% इधर से आती है, 80 से 85%। और स्ट्रेटेजिकली इस बात को समझिए कि तेल का भंडार हमारे पास है, LPG का भंडार हम लोग नहीं रखते हैं, उसका भंडारण नहीं किया जाता है, तो उसका क्राइसिस होना था रसोई गैस का। और LNG भी हमारे यहाँ 60% के करीब उसी होर्मुज के खाड़ी के रास्ते से आता है। तो अगर होर्मुज की खाड़ी डिस्टर्ब होती और जैसा हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम लाल सागर को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर बड़ा क्राइसिस हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है शायद यही वजह की जो हमारी, हम कहना पड़ेगा, जो डिप्लोमेसी है, आप सोचिए कि यानी जो कूटनीति है भारत की, उसमें हमारे जो नेता है या कहेंगे प्रधानमंत्री है, शायद उनकी कूटनीति इतनी काम आए कि ईरान ने भारत को भी इजाजत दे दी है कि हम हमारे टैंकर्स वहां से ला सकते हैं। लेकिन भारत में भले ही तेल की किल्लत ना हो, लेकिन ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में ऑयल टैंकर और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। अब ईरान में बहरीन पर बड़ा अटैक किया है। बहरीन के सरकारी ऑयल रिफाइनरी बापको पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और मिसाइल अटैक के बाद बहरीन के बापको रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिफाइनरी है जिसमें आग लगी है, धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिख रहा है। और रिफाइनरी में आग लगने का मतलब होता है प्रोडक्शन ठप हो जाना, और प्रोडक्शन ठप होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और है भी इतना छोटा सा एक अब आइलैंड है बहरीन कि इसके चारों तरफ मतलब बहुत समंदर है, और समंदर में कहीं से भी इसके ऊपर हमला कर दो, और ईरान से इसकी जो दूरी मतलब सबसे अगर कम देखी जाए तो भी वो 700-800 किलोमीटर के आसपास ही होता है। उनका तो कोई ड्रोन भी उड़ के आराम से यहाँ पर अटैक कर सकता है। अब अमेरिका का ईरान के ड्रोन ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। सेंट्रल कमांड ने ईरान के ड्रोन कैरियर पर हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के ड्रोन कैरियर पर हमले के बाद लगी आग को दिखाया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इस ड्रोन कैरियर पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिसके बाद इसमें आग लग गई। अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि उसने ईरान की इस ड्रोन कैरियर पर हमला किया है और उसमें आग लग गई। अमेरिका ने ईरान के जिस ड्रोन कैरियर पर हमले किए उसका नाम आयरिश शाहिद भागेरी है। अजीत सर, अब हम जो लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स को तो निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत घातक होते जा रहे हैं। एक बार फिर से जरा, क्योंकि रिफाइनरी का जिक्र हुआ था, अब ये हो ये रहा है कि अब चलो आप वहां से टैंकर तो ला सकते हो, लेकिन कतर है जहां से हम सबसे ज्यादा LNG वगैरह लेते हैं, वहां पर प्रोडक्शन बंद करते जा रहे हैं। ईरान में प्रोडक्शन बंद करते हुए माफ कीजिएगा, ईरान में तो बंद है, UAE में बंद करते हुए जा रहे हैं। जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो तेल आएगा कैसे? होर्मुज की स्ट्रेट करेंगे क्या पर? ये उसकी स्ट्रेटजी है ईरान की। उसने अरामको पर पहले अटैक किया, सऊदी के, फिर अभी बापको हम लोग देख रहे हैं, उसमें किया, कतर में भी किया है, कतर में भी किया है उसने। वो वहाँ जो ऑयल प्रोडक्शन का जो फैसिलिटीज है उनको अटैक करे, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करना एक उसका लक्ष्य है। तो ये इसका एक मौका हम लोगों को देखना होगा। इसकी भरपाई हम लोग रूस से करेंगे, भारत करेगा, रूस से उसकी भरपाई कर लेगा। लेकिन जो हम लोग बार बार कहा जाता है ना कि हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने एनर्जी सिक्योरिटी को, ये एक मौका है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करें अपने, क्योंकि ये रूट हमेशा, ये रास्ते, ये इस इलाके में समुद्र हमेशा असुरक्षित रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि कई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और कई इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसलिए एक मौका हम इसलिए कह रहे हैं अमित जी कि नॉन ओपेक कंट्रीज में भी आजकल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, जिसमें अफ्रीकी कंट्रीज भी हैं, अमेरिका का सेल ऑयल का बढ़ रहा है, वेनेजुएला का रास्ता खुल रहा है। तो हमको जो नॉन ओपेक कंट्री हैं जहां से ऑयल प्रोडक्शन अब बढ़ रहा है, उन कंट्रीज को भी फोकस करना चाहिए है, जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जहां से तेल बढ़ रहा है। डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो आप देखिए लड़ाई में कितना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है कि पहले जो आप देखते थे टैंक, गोले, ये सब चलते हैं, आजकल ड्रोन ही आपको सुनाई देता है।
अब इसको लेकर एक बड़ा सिरदर्द मुझे लगता है कि अमेरिका को भी होने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है, इसमें अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से एक बयान आया है। अरब देशों को ईरान के हमले से बचाने की मदद का ऑफर दिया गया है। यूक्रेन को ईरानी शाहेद ड्रोन से निपटने में एक्सपर्टीज हासिल है। रूस यूक्रेन जंग में इस तरह के ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने काफी हद तक खुद को बचाया है। ऐसे में अब जेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को इस अटैक से निपटने में मदद के लिए ऑफर किया है। जेलेंस्की ने क्लियर किया है कि वो उन्हीं देशों की मदद करेगा जो रूस के खिलाफ उसके साथ रहेगा। राहुल सर, अब देखिए कि ड्रोन का जो जिक्र हुआ है, क्योंकि लड़ते उनको पता है कि हम शायद ड्रोन से कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि रशिया ने इनसे खरीद के लड़ा था। क्या यहां पर कारगर साबित होगा इनका जो एक्सपर्टीज है इस इलाके में? नेचुरली अमेरिका ने यूक्रेन से भी बात की है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की है। और शायद ड्रोन जो है ईरान ने जो है रूस को दिए थे, जो कि इस्तेमाल हो रहे थे रूस के द्वारा काफी नुकसान भी पहुंचा यूक्रेन में। हाँ, तो इसलिए यूक्रेन जो है उसने अपना उसका ड्रोन को रोकने का अपना एक अलग ड्रोन बनाया है, जो कि ड्रोन टू ड्रोन फाइट होती है। उस तरह सा उनका कुछ जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी ईजाद की है। तो वो ये कह रहा है, लेकिन वो भी कंडीशनल है। उसका ये कहना है कि हमारे पास मिसाइलों की कमी है, आप हमें मिसाइल दीजिए, हम आपको ड्रोन देंगे, एक्सपर्टीज देंगे। तो क्या जो है ये बाटर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ड्रोन से काफ़ी परेशान हैं। ड्रोन्स जो हैं बहुत ही सस्ते होते हैं एज कंपेरिजन टू मिसाइल्स, जो कि ड्रोन को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई करोड़ रुपए की मिसाइल जो है वो कई लाखों रुपए के ड्रोन को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है वहाँ। अजीत सर, ये बताइए कि अब अमेरिका और जब इजराइल जब लड़ाई में है, तो उनको पता नहीं था कि उनके पास ड्रोन्स होंगे? उन्होंने क्या यूक्रेन रशिया की लड़ाई देखी नहीं थी, या कि तैयार नहीं थे इस चीज के लिए? देखी थी, और तो एक रिपोर्ट भी हमने पढ़ी थी, पता नहीं कितनी सही है। आजकल युद्ध के समय तो कई तरह की खबरें आती हैं कि ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने भी और ट्रंप को, ये उनके सलाहकारों ने भी ये समझाया था कि अगर हम लोग खामेनेई को मार देंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा। ईरान में जब चेन ऑफ कमांड खत्म हो जाएगी, उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे जाएंगे, तो फिर युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। संभवतः ये एक गलतफहमी हुई इस बात को लेकर कि उन लोगों ने ईरान के कल्चरल रूट्स को और शहादत को समझा नहीं, कि उन लोग शहादत को नहीं समझा। मुझे लगता है सर उन्होंने एक चीज और नहीं समझा है, वो है शाहिद ड्रोन को, क्योंकि ड्रोन को भी नहीं समझा उन्होंने। अब देखिए अमेरिका लगातार इसकी अभी वीडियो क्यों जारी कर रहा है, और जो मोबाइल ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम है उसका हजारों की संख्या में है ईरान में, उसको भी लगातार अमेरिका को उसको नष्ट करना पड़ रहा है। इसमें बस एक चीज और इंफॉर्मेशन जोड़ दूं, क्योंकि सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जनरल ब्रैड कूपर, अगर मैं सही उनका नाम बता रहा हूं, ब्रैड कूपर, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो शाहिद ड्रोन है उसको अमेरिका लेकर गए, अमेरिका ले जाकर के उसको और थोड़ा बेहतर बनाया, देखने में बिल्कुल शाहिद ड्रोन लगता है। उसका नाम उन्होंने वो रख दिया है कि बिच्छू रखा है, हम जिसको बोलते हैं स्कॉर्पियन स्टिंग रखा है। अब लोकस उसका नाम रखा है, देखिए लोकस उसका नाम रखा है, तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो कितना कारगर उनके लिए साबित होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा, क्योंकि अभी तक जो ये जंग है, शायद अमेरिका समझ नहीं पाया कि लो कॉस्ट लड़ाई ईरान लड़ रहा है और हाई कॉस्ट लड़ाई यहां पर अमेरिका और इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका लेबनान पर भी जबरदस्त हमले कर रहे हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह किया गया है। हथियारों के अड्डे और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए गए। लेबनान में बसा उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत के बाद इस युद्ध में एक्टिव हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई धमाके किए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सपोर्ट बेस बेरूत के दाहिया पर हमला किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेरूत की, जहां पर लगातार इस वक्त इजराइल के हमले हो रहे हैं। साउथ बेरूत में इजराइल ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं और बेरूत में इजरायली सेना के हमले के बाद आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत के स्कूल में क्लासेस रोक दी गई हैं, क्योंकि स्कूलों का इस्तेमाल बेघर हुए हजारों लोगों को पनाह देने के लिए किया जा रहा है। अब इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के बालबेक शहर को भी तबाह कर दिया है। हमले के बाद बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। बालबेक और आसपास के इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। अटैक के बाद कई इमारतें यहां पर मलबे में तब्दील हो गई। अजीत सर, अब बेरूत जो है या कहीं लेबनान, यहां पर जो एंगेज हो रहा है इजरायल, तो इसका मकसद क्या है कि हिजबुल्लाह को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देना है, या कि लेबनान से हटाने का मकसद रखा है? हिजबुल्लाह को पहले ही इजराइल ने काफी कमजोर किया हुआ है। तो फिर से क्यों शुरू किया? क्योंकि हिजबुल्लाह अटैक में कूदा और उसने दो चीजें की, एक तो इजराइल पर उसने हमले शुरू किए और दूसरा लाल सागर डिस्टर्ब करने की उसने बात कही। दो नए फ्रंट खुल रहे थे। ईरान को एक डाइवर्ट हो रहा था ना ईरान इसका इजराइल का अटेंशन, तो हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है पहले भी। हमास भी, हिजबुल्लाह भी, हुती भी, ये सब कमजोर हो गए थे। तो नया फ्रंट नहीं खुले, कोई नई जगह हमले नहीं शुरू हो जाए,
इसलिए हिजबुल्लाह को काबू करना होगा। वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर तो आप कोई दूसरा कंट्रोल है नहीं जब तक आप उसको खत्म नहीं करेंगे। और ये लड़ाई अब ईरान इजराइल में भी उसका दायरा देखिए कितना बढ़ गया। पहले अब सिर्फ तेल अवीव पर हमले थोड़े हो रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि नबलुस पर भी हमला हो गया, उसका जो वो दूसरा एक बड़ा शहर है गली किया कुछ इस तरह का, वहां भी हमला हुआ। तो इजराइल में भी नए फ्रंट खुल रहे हैं, नए इलाकों में इजराइल में भी हमले हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर हमला हो रहा है। तो अब ये युद्ध का दायरा सीमित दायरा था, वो बढ़ते बढ़ते सर दायरे से मुझे बस एक जहन में बात आई राहुल सर, ये जो दायरा बड़ा है कि जानबूझ के बढ़ाया गया है यहाँ पर, कि जानबूझ के इस लड़ाई को ईरान के खिलाफ इतने देशों को लेकर आ जाओ? देखिए ये भी बात है कि दायरा जानबूझ के बढ़ाया गया है ताकि जो है बाकी देश परेशान हों और वो अमेरिका पे दबाव डालें कि ये सब खत्म करें। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जानबूझ के क्या सबको एक साथ इसमें घेरा जा रहा है? ये मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। उसने दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अमेरिका के बेसिस हैं, अगर वहाँ हमले होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा तो बाकी देश भी ये कहेंगे कि आपकी लड़ाई में हम क्यों मारे जाएं, तो ये बात होगी। दूसरा देखिए अभी ये लड़ाई जो है वो बहुत, मैं ये कहूँ कि उस दिशा में गई नहीं है जिस दिशा में जानी मतलब जा सकती है। ये अगर यही लड़ाई जो है अब जो पानी के वो रिफ्रेश करने के, समुद्री पानी को रिफ्रेश करने के जो वहाँ प्लांट्स हैं उस पर अटैक होने लग गए तो पूरे इलाके में पानी की किल्लत हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि देखिए आपको इजराइल की तरफ से इसलिए भी पिक्चर्स नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, कहां कहां जो गिर रहे हैं बम वो दिखाया ना, रिस्ट्रिक्शन दिया गया। लेकिन साथ में आपने पानी का जिक्र किया ना, तो कई लोग तो ये बोल रहे थे कि ईरान को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो उनके जो जहां पानी फिल्ट्रेशन होता है उन पे हमला कर दो तो अपने आप ये वॉर खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं वॉर तेल से लेके पानी तक ना पहुंच जाए। लेकिन पानी जहां से आता है तो भारत में तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हिमालय हमारे करीब, और हिमालय से लगातार जो पानी आता रहता है तो पानी की किल्लत कम होती है। लेकिन उसी के पास एक देश बसा हुआ है जो हमारा पड़ोसी भी है और हमारा बहुत खास भी है। वहां पर भी बहुत उथल पुथल देखने को मिली थी क्योंकि जेनजी आंदोलन के बाद अब वहां पहला चुनाव हुआ है, अब जिसकी काउंटिंग चल रही है। और शुरुआती रुझान में नेपाल में जेनजी की पसंदीदा आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की लहर देखी जा रही है। नेपाल में बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि वामपंथी पार्टियों का सुपरा साफ हो गया है। वामपंथी पार्टी सीपीएन यूएमएल सिर्फ 3 सीट पर आगे है, तो वहीं पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस सिर्फ 5 सीट पर आगे है। जेनजी के फेवरेट बालेंद्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को काफी पीछे छोड़ दिया है। कोसी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी लगभग सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बढ़त बना ली है। अजय सर, अब यहां पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब बालेंद्र शाह को पता है कि जब उन्होंने जेनजी का शुरू किया तो बताया जाता है कि अमेरिका का बड़ा सपोर्ट था, तो यहां पर ये आपको लग रहा है कि जो सपोर्ट मिला होगा एक जो, तो इस वजह से एक हम देख पाएंगे कि वहां जो कम्युनिस्ट जो रजीम चला, पूरा कम्युनिस्ट रेजिम भी और कांग्रेस का भी, दोनों कांग्रेस के अंदर इतनी लड़ाई हुई। देखिए ये जो शेर बहादुर देउबा बड़े नेता थे, कई बार प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको डिथ्रोन कर दिया पार्टी के अंदर गगन थापा ने, और उसकी कमान ले ली गगन थापा ने। अब गगन थापा के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो पहले ही चुनाव में गगन थापा उनके नेतृत्व में पार्टी समाप्त हो गई। कम्युनिस्ट पार्टियां इतनी बटी हुई हैं। केपी शर्मा ओली को ही डिथ्रोन किया था। जो ये जेनजी मूवमेंट हुआ तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट होने की गुंजाइश नहीं थी। और ये जो तमाम दूसरे लोग थे, जो कुलमान घिसिंग और ये बालेन शाह, ये सब एक साथ हो गए इन तमाम लोगों ने, और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लिए अभी वहाँ एकदम परफेक्ट आधार बन गया था। मुफीद मौका एकदम। मधेश के ये इलाके से आते भी हैं, मधेश के इलाके से बालेन शाह, और मेयर रहे काठमांडू के, तो इनकी कमान में वहाँ जेनजी के समर्थन वाली। चलते छोटा सा एक रिएक्शन है, ब्रेक पर जाना है कि हमारे लिए बालेन शाह प्लस है माइनस? देखिए हमारे लिए जो नेपाल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू जो है पॉपुलेशन है, हमारा बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं, मतलब पारिवारिक रिश्ते हैं। हम वहाँ की आर्मी को ट्रेन करते हैं, वहाँ की आर्मी के लोग जो हैं हमारी आर्मी में हैं। तो बालेन शाह जो है एक रैपर हैं, एक इंजीनियर हैं, और यूथ का बड़ा उनको सपोर्ट है। तो मान के चलते हैं कि विकास के लिए भारत के साथ तो अच्छे रिश्ते बनाएंगे, भले चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए।